नमस्कार साथियों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। तो जल्दी से लाइव आ जाइए, जुड़ जाइए मेरे साथ। हम लोग यहां पर बात करेंगे महत्वपूर्ण सेशन की, और आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ने वाले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम लोग चीज़ों पर चर्चा करेंगे, लेकिन कल हम लोग पढ़ रहे थे तो उसके बारे में भी हम कुछ चर्चा करने वाले हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग जुड़ जाएं। चलिए, कल हम लोगों ने बात की थी, हम लोगों ने प्राग ऐतिहासिक काल पढ़ा था, प्री हिस्टोरिक पीरियड या प्री हिस्ट्री पीरियड हम लोगों ने बात की थी। आज हम बात करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। ठीक है, चलिए। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा, जितनी भी चीज़ें हैं आपने पढ़ी होंगी। एक दो कंसर्न है मेरे, कुछ जो मेरे बच्चे हैं, मेरी बहन हैं, भाई हैं। जैसे मैं कुछ सेंटेंस लिखता हूँ, अगर हम जीएस पढ़ रहे हैं, हम जीएस पढ़ते हैं तो जीएस में क्या होता है, हम पूरा सेंटेंस या पूरी लाइन नहीं लिखते। क्यों? उसका कारण है शॉर्ट नोट्स बनाने का, कि जितना शॉर्ट नोट्स आप बनाओगे उतना आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा, उतना आपको ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है। चलिए, उतना ही आपको क्या हो जाएगा, इम्पोर्टेंट सारी चीज़ें मिल जाएंगी, सारी चीज़ों पर आप लोग विस्तृत रूप से चर्चा करोगे। दूसरा, चलिए तो हम लोग इन पर चर्चा करते हैं कि मान लीजिए किसी की खोज हुई, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की खोज है। जब मैं नोट्स बनवाऊंगा तो मैं लिखूंगा सिंधु घाटी सभ्यता खोज कब हुई है, किसने की है, बस। वैसे नहीं लिखते कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 में इनके द्वारा की गई थी, नहीं, केवल खोज, ईयर, खोजकर्ता किसने की थी, किसने नहीं की, इस प्रकार से हम पढ़ना होता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं, सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ते हुए चल रहे हैं। हम पीडीएफ से ही पढ़ लेते हैं क्योंकि हमें सिलेबस भी कंप्लीट करना है। हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता की। सिंधु घाटी सभ्यता का परिचय हम लोग पहले पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का परिचय हम लोग पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, देन आगे चलेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता को हम किस किस नाम से जानते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम किस नाम से जानते हैं। कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात होगी कि सर इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम हड़प्पा सभ्यता, नगरीय सभ्यता, सरस्वती सभ्यता, सुमेरियन सभ्यता या कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। कि भैया इसके अन्य नाम क्या है, हड़प्पा सभ्यता, कांस्य सभ्यता। कांस्य सभ्यता को ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन कहा जाता है, प्रथम नगरीय सभ्यता, फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन कहा जाएगा, सुमेरियन सभ्यता की बेटी। सरस्वती सिविलाइजेशन, इसको सरस्वती सभ्यता कहते हैं, डॉटर ऑफ सुमेरियन सिविलाइजेशन। मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों ही लिए हैं ताकि आपको कोई भी समस्या ना आए। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का यहाँ पर मैप दिख रहा होगा। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन को आप देख रहे होंगे, लोथल यहाँ पर आएगा, मोहनजोदड़ो आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही ये क्या है, इंडस वैली सिविलाइजेशन है। और जो उसके साक्ष्य मिले हैं, जो एविडेंस मिले हैं, ये उसके एक तरीके से एविडेंस की अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, एविडेंस या साक्ष्य की बात करता हूँ, तो आप कहेंगे ये उसके साक्ष्य हैं जो खोद से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, क्या है यहाँ पर, चलिए ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली। ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़नी है कि भैया सिंधु घाटी सभ्यता को हम किस किस नाम से जानते हैं, हम लोग बात कर रहे हैं। और मैं ऐसा नहीं कि सिलेबस ही खत्म करना है, मैं इसको अच्छे से धीरे धीरे पढ़ाता हुआ चलूंगा, आराम आराम से पढ़ाता हुआ चलूंगा। आप लोगों को लिखना होगा, आप लोगों को आराम से लिखना होगा। जल्दी से बताइए, जल्दी से इसको बता दीजिए भैया। चलिए, लिख कर पढ़ाओ, नहीं देखिए, लिखने से क्या है कि आपका बहुत ज़्यादा समय जाएगा, लिख कर आपका बहुत ज़्यादा समय जाएगा जी। तो हमें लिख कर नहीं पढ़ना है, ठीक है, यही यहाँ पर होगा। चलिए हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, आप तो नई नई बातें करते हैं।
यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, अगर आपको लिखना ही है तो मैं लिखकर भी पढ़ा सकता हूँ, जैसे आप चाहें वैसे। लेकिन हमने कल जो कुछ बचा हुआ था हमारा, कल हमारा कुछ रह गया था, कल हमने कुछ पढ़ा था, उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि कल का जो रिमेनिंग था उसके बारे में हम बात करेंगे। कल हम लोगों ने बात की थी, हम बात करेंगे जो पुरापाषाण काल के स्थल थे, क्या थे? पुरापाषाण काल के स्थल थे, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। हाँ जी, बहुत शानदार। हमने बात कर ली थी, न्यू पाषाण काल भी हमने पढ़ लिया था, मध्य पाषाण काल भी हमने पढ़ लिया था, पुरा पाषाण काल भी हमने पढ़ लिया था। ठीक है, हम बात करेंगे पाषाण काल के कुछ प्रमुख स्थलों के बारे में। जैसे कि अगर मैं कुछ फैक्ट यहाँ पर बताऊंगा, जो कल हम फैक्ट पढ़ रहे थे, कि यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि सर ये बताइए फैक्ट नंबर 1। आज हम लोग चलेंगे, आगे की क्लास में चलेंगे कि कृषि के साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिले थे। कृषि के साक्ष्य कहाँ से मिले थे? तो आप कहेंगे सर कृषि के साक्ष्य एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर। आप कहेंगे सर एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर। एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर की बात होगी तो आप कहेंगे सर एग्रीकल्चर। जल्दी से मुझे बताइए कि भैया जो कृषि के साक्ष्य हैं ये 2 स्थानों से प्राप्त हुए थे, कहाँ कहाँ से मिले थे? तो एक है भैया कौन सा? एक है भैया जो कृषि के साक्ष्य मिले कोल्डी हवा से। कहाँ से? कोल्डी हवा। अब इसको भी इंग्लिश में लिखना है क्या? बता देना, किसी का नाम तो कोल्डी हवा, इंग्लिश में भी कोल्डी हवा ही होगा। कोल्डी हवा। कोल्डी हवा कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है जी प्रयागराज में। कहाँ पर? प्रयागराज। आप कहेंगे प्रयागराज यूपी में। कहाँ पर है जी? प्रयागराज यूपी में। ये तो हुआ एक जगह जहां से इसके क्या मिले हैं साक्ष्य। एक है मेहरगढ़। क्या है? मेहरगढ़। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे मेहरगढ़ के बारे में कि मेहरगढ़ जो स्थान है ये कहाँ पर मिला था? बलूचिस्तान में। कहाँ पर? बलूचिस्तान। अब बलूचिस्तान की बात करते हैं तो ये वर्तमान पाकिस्तान में है। कहाँ पर है? वर्तमान पाकिस्तान में। पहला पॉइंट था कि कृषि के साक्ष्य एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर कोल्डी हवा प्रयागराज से मिले, दूसरा मेहरगढ़ बलूचिस्तान से मिले। ऐसे क्वेश्चन आएगा कि भैया सारी चीजें आएंगी, सीक्वेंस में ही चलेंगे हम लोग। ठीक है, बहुत ज्यादा आप लोग जो है आराम से नोट्स बनाते चलिए। फैक्ट नंबर 2 है कि सर जो मानव की जो खोपड़ी है, जो स्केटल है, इसका साक्ष्य कहां से मिला है? मानव खोपड़ी के साक्ष्य कहां से मिले हैं? मानव खोपड़ी के साक्ष्य कहां से मिले हैं? आप कहेंगे सर इसके साक्ष्य कहां से मिले हैं? जल्दी से बता कि भैया इसके साक्ष्य कहां से मिले। मानव खोपड़ी के साक्ष्य भैया एक जगह पड़ती है हथनौरा। क्या जगह पड़ती है? हथनौरा। और हथनौरा की हम बात करते हैं कि हथनौरा कहां पर है? मध्य प्रदेश में। कहां पर है हथनौरा? मध्य प्रदेश में। ठीक है, कि पहले मैं ये सारी चीजें आपको क्लियर करा दूंगा, फिर हम चलेंगे सिंधु घाटी सभ्यता पर। फिर हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता पर। समझ रहे हैं आप लोग सारी चीजें? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? अब बात करेंगे, यहां पर हम बात करेंगे चित्रकला के साक्ष्य कहां से मिले हैं। चित्रकला के साक्ष्य कहां से मिले? चित्रकला के साक्ष्य यानी कि आप कह सकते हैं भैया एविडेंस। यहां पर आप लिख सकते हैं जी एविडेंस, एविडेंस ऑफ आर्ट्स, कि भैया एविडेंस ऑफ आर्ट। चित्रकला के साक्ष्य कहाँ से मिले थे? तो इसके जो साक्ष्य मिले थे वो कहाँ से मिले? भीमबेटका से। भीमबेटका जो गुफा है, भीमबेटका, भीमबेटका। आप कहेंगे भीमबेटका, ये आप लोग लिख लेना भीमबेटका, कि सर भीमबेटका से क्या मिले हैं? तो इसके साक्ष्य मिले। ये कहाँ पर है? ये भी मध्य प्रदेश एमपी में ही है। क्या है? मध्य प्रदेश एमपी में ही है। ठीक है जी, चलिए हम बात करेंगे कि सर एविडेंस ऑफ, इसमें टाइम ज्यादा लगता है ना, एविडेंस ऑफ ह्यूमन स्केल। ह्यूमन स्केल, ठीक है जी। आप कहेंगे सर ह्यूमन स्केल।
चलिए जल्दी जल्दी से बताइए कहाँ पर मिले थे? हथनौरा से। मैं भैया सारी चीज़ों को लिखूंगा आज, हिंदी भी और इंग्लिश भी, भले ही टाइम लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पढ़ लेंगे, आराम से पढ़ेंगे। जो औजार हैं कि भैया औजार कहाँ से मिले थे? औजार कि जल्दी से बताइए, औजार जिन्हें टूल्स कहा जाता है, जो टूल्स थे ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं? हम पुरा पाषाण काल की बात कर रहे हैं, पुरा पाषाण काल की बात कर रहे हैं, तो आप कहेंगे मिर्जापुर से। कहाँ से? मिर्जापुर से। और मिर्जापुर कहाँ पर है? यूपी में। अब ये मत कहना कि मिर्जापुर को भी अंग्रेजी में लिख दो, मिर्जापुर भी अंग्रेजी में लिख दो, नहीं। ठीक है जी, ये हम लोगों ने पढ़ लिया है। आगे बात करते हैं, ये सारी चीजें हो गई। अब हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की। अब यहाँ भी आप लोगों का है कि हाथ से लिखकर पढ़ाओ, चलिए हाथ से लिखकर पढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है भैया, हाथ से ही पढ़ेंगे। ठीक है, आरोप सोच समझकर लगाना अब, है ना। चलिए सिंधु घाटी सभ्यता, इसे हम बोलेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन कि भैया इंडस वैली सिविलाइजेशन की हम लोग बात करेंगे तो आप कहेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन। चलिए जल्दी जल्दी से बताइएगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को जब हम पढ़ेंगे तो हम कहेंगे सर इसे हम किस किस नाम से जानते हैं? हम किस किस नाम से जानते हैं? अब एक ही काम हो सकता है भैया, एक ही काम हो सकता है, या तो मैं हाथ से लिख दूं या मैं बहुत ज़्यादा देर तक आपको समय दे दूं। आपकी शिकायतें शायद ही कभी ख़त्म हो पाए, है ना, कभी शायद ही ख़त्म हो पाए। तो हम कहेंगे इसके अन्य नाम क्या हैं? आप कहेंगे सर इसे हड़प्पन सभ्यता भी कहते हैं, इसके अन्य नाम क्या होंगे? अन्य नाम, सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य नाम क्या हैं? अदर नेम क्या क्या हो जाएंगे? अदर नेम हम लोग पढ़ेंगे, अन्य नेम क्या हैं, अदर नाम क्या हो जाएंगे? तो आप कहोगे कि भैया इसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। ठीक है, हड़प्पा या हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है, हड़प्पा सभ्यता, जिसे हम क्या लिख रहे हैं? हड़प्पन, हड़प्पन सिविलाइजेशन। क्या पढ़ेंगे? हड़प्पन सिविलाइजेशन हम लोग पढ़ेंगे। हालांकि ये मुझे लिखने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फिर भी लिखना ही पड़ेगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं कि सर इसे कांस्य सभ्यता भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे? कांस्य सभ्यता भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? कांस्य सभ्यता भी कहते हैं। और कांस्य सभ्यता को अंग्रेजी में ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन कहा जाएगा। क्या कहेंगे इसको? ब्रॉन्ज। अभी तो मैं केवल कुछ पढ़ा ही नहीं रहा, अभी तो मैं केवल इसका बता रहा हूं किसे क्या कहा जाता है, सिविलाइजेशन। कि ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन किस सिविलाइजेशन को कहा गया? तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को कहा गया। किसे? इंडस वैली सिविलाइजेशन को कहा गया। इसे प्रथम नगरीय सभ्यता भी कहा गया। क्या कहा गया? प्रथम नगरीय सभ्यता, प्रथम नगरीय सभ्यता भी इसे कहा गया। कि भैया इसे क्या कहा गया? प्रथम नगरीय सभ्यता, फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन भी इसको कहा गया। फर्स्ट अर्बन, आप कहेंगे फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन भी इसको कहा गया है। कि भैया पहली नगरीय सभ्यता किसे कहते हैं? तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडस वैली सिविलाइजेशन को ही कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। यहाँ तक हमने पढ़ लिया। हम बात करेंगे सर सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता की जो जानकारी है, ये जो जानकारी है, ये जानकारी यानी कि इंफॉर्मेशन कैसे मिली है, इसकी जानकारी सबसे पहले किसने दी? अब यहाँ से चैप्टर स्टार्ट होगा, तो हम लोग बात करते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, हम बात करेंगे कि भैया हुआ क्या। इसके बारे में सबसे पहले चार्ल्स मेंसन्स के द्वारा 1826 में बताया गया। हुआ क्या था कि भैया पटरियां बिछाई जा रही थी, लाहौर में पटरियां बिछाने का काम चल रहा था। चार्ल्स मेंसन्स वहां पर उसका अधिकारी था। चार्ल्स मेंसन्स के द्वारा जब खुदाई कराई गई रेलवे लाइन बिछाने के लिए, तो वहां पर कुछ पुरातत्व या आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिले, जिससे चार्ल्स मेंसन्स ने कहा कि यहाँ पर कोई ना कोई सिविलाइजेशन जरूर थी। लेकिन अंग्रेजों ने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट उसमें लिया नहीं,
अंग्रेजों ने बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया और वो सिविलाइजेशन वहीं दबी की दबी रह गई। उसके बाद 1842 में चार्ल्स मेंसन ने एक पुस्तक लिखी और उस पुस्तक में चार्ल्स मेंसन ने यह कहा कि यहां पर एक सभ्यता थी। क्या थी? क्या थी? एक सभ्यता थी। क्या थी बेटा? एक सभ्यता। कब? चार्ल्स मेंसन ने 1842 में एक पुस्तक लिखी और उसमें इस सिविलाइजेशन का जिक्र किया और उस पुस्तक को पढ़ा जिसका नाम है अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम जिन्होंने सबसे पहले उस स्थान का सर्वे किया, सर्वेक्षण किया। 1856 में अलेक्जेंडर कनिंघम सर्वेक्षण करते हैं, सर्वे करते हैं और वो कहते हैं कि हाँ भाई यहां पर कोई सिविलाइजेशन थी, लेकिन कौन सी सिविलाइजेशन थी ये कंफर्म नहीं हो पाया, नामकरण भी नहीं हो पाया। ठीक है, केवल ये पता चला कि कोई ना कोई सभ्यता यहां पर जरूर रही होगी। समझ रहे हैं भैया? ठीक है, हाँ जी, चलिए बहुत बढ़िया। हम बात करेंगे इन सारी चीजों पर कि अलेक्जेंडर कनिंघम को ही 1861 में भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक कहा गया। जब भारतीय पुरातत्व विभाग बना, इंडियन आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट बनता है 1861 में, उसका पहला अध्यक्ष भी अलेक्जेंडर कनिंघम या ए कनिंघम को बनाया गया और अलेक्जेंडर कनिंघम को ही भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पुरातत्व विभाग का जनक। हाँ जी, परिहार नरेंद्र जी, मैं समझ रहा हूं आपकी बात, लेकिन यदि मैं पीडीएफ से पढ़ाऊंगा तो आप लोग ही मेरे विरोधी हो जाओगे। अरे अजीत सर तो पीडीएफ से पढ़ा रहे हैं, शायद इन्हें आता नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप चेहरा देखकर बात करते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं आप? चलिए, तो मैं यहाँ पर आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, आराम से पढ़ेंगे, आराम से हम लोग बात करेंगे। कुछ बच्चे हैं जो केवल पढ़ना नहीं है, उन्हें केवल विरोध आभास यही सब करना है। हम लोग बात कर रहे हैं, चलिए हम लोग बात कर रहे हैं कि सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। हम बात करेंगे यहाँ पर सारी चीज़ों की, हम बात करेंगे यहाँ पर सारी चीज़ों की कि भैया जानकारी कैसे मिली। 1826 के बारे में हम बात कर रहे हैं। 1826 में हम लोग चर्चा करेंगे कि 1826 में चार्ल्स मेंसन्स के द्वारा, किसके द्वारा? चार्ल्स मेंसन्स के द्वारा क्या दिया जाता है? इंफॉर्मेशन दी जाती है। किसके द्वारा? चार्ल्स मेसन्स के द्वारा क्या दिया गया? चार्ल्स मेसन द्वारा क्या दिया जाता है? जानकारी दी गई। ठीक है, और इन्होंने सबसे पहले, अब इसका वर्णन किसमें किया है? इसका वर्णन 1842 में इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। अब आप पुस्तक का नाम पूछोगे तो मैं बता दूं उस पुस्तक का नाम कुछ नहीं है। ठीक है, या तो भैया कहीं इतिहास में लिखा नहीं है या फिर पता नहीं है। हालांकि चार्ल्स मेंसन्स ने 1842 में अपनी पुस्तक में ये वर्णन किया कि जब 1826 में वो खुदाई करा रहे थे, उस दौरान उन्हें एक सिविलाइजेशन मिली थी, एक सभ्यता मिली थी। क्या मिली थी? एक सभ्यता मिली थी। ठीक है जी, चलिए आगे बात करते हैं। इन्होंने कहा, द्वारा ये बताया गया, ये भी लिखना पड़ेगा मुझे, ये बताया कि एक सभ्यता के प्रमाण मिले। बताया, चलो यही रहने देते हैं, यहां तक के द्वारा जानकारी दे दी, बात तो एक ही हो गई, जानकारी दे दी इन्होंने। अब बात करते हैं कि जिस स्थान का इन्होंने जिक्र किया उसका सर्वेक्षण 1856 में होता है। 1856 में उस स्थान का सर्वे किया अलेक्जेंडर कनिंघम ने। किसने? तो पहली बार उस स्थान का सर्वेक्षण किसने किया? तो आप कहेंगे भैया पहली बार सर्वेक्षण, सर्वेक्षण कि भैया सर्वेक्षण किसने किया था? सर्वे, सर्वेक्षण को हम बोलते हैं सर्वे। ठीक है जी, सर्वे किसके द्वारा किया गया है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम, इसको एक कनिंघम भी लिखते हैं, कनिंघम, ऐसे आप लोग लिखना कनिंघम। ठीक है जी, क्या लिखेंगे? कनिंघम। तो यहां पर हम बात करेंगे कि भैया कनिंघम के द्वारा क्या किया गया? सर्वेक्षण करवाया गया। कनिंघम के द्वारा सर्वेक्षण करवाया गया और यही कनिंघम जिन्हें भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक कहते हैं। क्या कहते हैं? भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक कहते हैं। भारतीय पुरातत्व
का जनक कह सकते हैं हम, क्या कहते हैं, भारतीय पुरातत्व का जनक। ठीक है, क्या बोलेंगे, जनक। इंग्लिश में इनको हम क्या बोल सकते हैं, आप कहेंगे सर फादर ऑफ इंडियन, आप कहेंगे इंडियन आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी। ठीक है जी, आप कहेंगे भैया आर्कियोलॉजी। ठीक है, आर्कियोलॉजी। ये सारी चीजें आप लोग लिखना कि भैया भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक किसे कहा जाता है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम को। इन्हीं के नेतृत्व में क्या किया गया, 1861 में, 1861 में इन्हीं के नेतृत्व में भारतीय पुरातत्व विभाग बना। क्या बना, भारतीय पुरातत्व विभाग बना, पुरातत्व विभाग की स्थापना हो गई। भारतीय पुरातत्व विभाग यानी कि हम कह सकते हैं इंडियन आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, आप कहेंगे सर इंडियन आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट। ठीक है जी, डिपार्टमेंट बनाया गया। क्या किया गया जी, तो आप यहाँ पर पढ़ लेना कि यहाँ पर हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। चलिए इसके बारे में बात करेंगे कि अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में 1851 में कि 1861 में, कब, 1861 में भारतीय पुरातत्व विभाग का स्थापना हो गई। यहां पर लिख लीजिए जल्दी से। अब बात करेंगे सर, ये हमने पढ़ लिया कि इसका जो समय माना गया, सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। चलिए जल्दी जल्दी से लिख लीजिए। जी, लिख लिया यहाँ तक आप लोगों ने, यहाँ तक आप लोग लिख लिए होंगे। अब तो लिखने का समय ही नहीं मिलेगा क्योंकि साथ के साथ आप लिख रहे होंगे, है ना। आगे बात करते हैं कि भैया ये बताइए कि इसका जो समय है वो समय कितना माना गया है, समय कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय काल है, इसका जो समय काल है, जो टाइम पीरियड है, वो टाइम पीरियड कितना माना गया है। टाइम पीरियड की हम बात करेंगे कि भैया ये बताओ सिंधु घाटी सभ्यता का जो टाइम माना गया है वो कितना, 2500 से लेकर 1750 माना है। लेकिन एनसीईआरटी मानती है कि भैया 2350 से लेकर 1750 बीसी तक। ठीक है, जबकि कुछ इतिहासकारों ने कहा कि 2500 से लेकर 1750 बीसी तक। लेकिन एनसीईआरटी क्या मानती है, एनसीईआरटी कहती है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो टाइम है, जो पीरियड है, वो 2350 से लेकर 1750 ईसा पूर्व है। क्या है, चलिए चलिए ये सारी चीजें हम लोग बात कर लेते हैं, अब बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो टाइम पीरियड है इसकी जानकारी कहाँ से मिली है। जानकारी आप कहेंगे सर इसकी भी जानकारी कहाँ से मिली, इंफॉर्मेशन कैसे मिली। तो इंफॉर्मेशन भैया कैसे पता चला कि ये इतने साल पुरानी है, तो ये जानकारी मिली है C14 से। किससे, कार्बन, रेडियो कार्बन पद्धति से, रेडियो कार्बन पद्धति जिसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे रेडियो कार्बन मेथड। ठीक है जी, मेथड जिसे शॉर्ट में हम बोलते हैं C14 द्वारा एक विधि होती है, रेडियो कार्बन डेटिंग पद्धति भी बोलते हैं, रेडियो कार्बन पद्धति भी बोलते हैं। तो इसके द्वारा भैया क्या होता है, इसके द्वारा ये पता चला कि सिंधु घाटी सभ्यता 2350 से लेकर 1750 ईस्वी तक रही। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्राचीन नगर कौन सा था, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्राचीन नगर, ओल्डेस्ट सिटी, अगर पूछा जाए सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्राचीन नगर कौन सा है, सबसे प्राचीन नगर पूछा जाए कि सबसे प्राचीन नगर कौन सा खोजा गया था, आप कहेंगे ओल्डेस्ट सिटी। यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं कि भैया ओल्डेस्ट सिटी कौन सी है, आप लिखना सर
ओल्डेस्ट सिटी, कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्राचीन नगर कौन सा था, तो आप क्या बताएंगे, आप कहेंगे भैया भिरडाना। कौन सा, भिरडाना। और भिरडाना कहाँ पड़ता है, भिरडाना। ऐसे करके भी आप लोग लिख सकते हैं कि भिरडाना, ठीक है। ऐसे आप लोग लिख सकते हैं कि भिरडाना है। भिरडाना को ऐसे भी लिखा जाता है भिरडाना, ठीक है जी, भिरडाना। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। अब बात होगी यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे भिरडाना। यहाँ पर हमने लिख लिया कि सर ये कहाँ पर खोजा गया था, ये हरियाणा में खोजा गया। कहाँ पर, हरियाणा में। कि हरियाणा में सबसे प्राचीन नगर खोजा गया है भिरडाना, जिसकी खोज कब हुई है, इसकी खोज या डिस्कवरी कब, इसको कब डिस्कवर किया गया, इसकी खोज या इसकी डिस्कवरी कब हुई है, तो आप कहेंगे इसकी डिस्कवरी हुई है। इसको कब डिस्कवर किया गया था, तो आप कहेंगे 2014 में। कब, 2014 में भिरडाना, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्राचीन नगर खोजा गया है, सबसे प्राचीन नगर खोजा गया है। इसका जो काल माना है, भिरडाना का जो टाइम माना है, इसका जो काल या पीरियड माना है, वो कितना माना है मेरे लाडलो, पीरियड। आप कहेंगे इसका पीरियड माना है लगभग 7500 7500 बीसी का। कितना, 7500 बीसी का, लगभग 8000 साल पुराना इसको माना है, ठीक है, समझ रहे हैं। अब बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल क्या है, एरिया। कि भैया सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल और बता दीजिए। लिख लिया यहाँ तक आप लोगों ने, यहाँ तक तो लिख ही लिया होगा। अब तो समस्या नहीं आ रही पीडीएफ की या हाथ की। चलिए आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। अब ये बताओ, अगर मैं पीडीएफ से भी लिखवाता तो मैं यही सारी चीजें तो लिखवाता, यही सारी चीजें तो लिखवाता जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। लेकिन कोई नहीं, क्योंकि एक बच्चे ने कहा कि सर आप चले आते हैं पीडीएफ लेकर, शायद उन्हें बोलने की भी तहजीब नहीं है, बोलने की भी तहजीब नहीं है कि आप चले आते हैं पीडीएफ लेकर कुछ भी पढ़ाने। यार टीचर से कैसे बात की जाती है ये तो सीख लो, ये तो सीख लो भैया। आपको क्या लगता है कि कमेंट नहीं देख पाते होंगे, हम सबके देख लेते हैं। चलिए, एक विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं। काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निंद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण। जो जिसमें 5 लक्षण है वो विद्यार्थी है, अन्यथा आप सब समझ रहे हैं। चलिए हम सब समझ रहे हैं, है ना। मेरा काम पढ़ाना है आपको, मैं पढ़ा दूंगा अच्छे से, समझा भी दूंगा अच्छे से, बस काम चले, पढ़ें, मेहनत करें। बस दुआ ये है, जो गालियां देते हैं, जो पढ़ते हैं, जो मेहनत करते हैं, जो सम्मान देते हैं, सभी के लिए बराबर से दुआ करूंगा कि हे भगवान इन सब का जो है सिलेक्शन देना, सबका सिलेक्शन देना। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग कि भैया सिंधु घाटी सभ्यता का एरिया कितना था, एरिया। अब ये मत सोचना कि ये एरिया किसका है, जब चैप्टर सिंधु घाटी सभ्यता चल रहा है तो इसका हम पढ़ेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो एरिया है, एरिया मतलब क्षेत्रफल, एरिया मतलब हिंदी में क्षेत्रफल। इस सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्रफल है वो कितना, वो है लगभग 12,99,600, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर लिख लो या वर्ग किलोमीटर लिख लो, एक बात है। अप्रोक्स में अगर पूछा जाए, लगभग में पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो एरिया था वो लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर है, 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है जी, ये आप लोग देख लीजिए। अब बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्रफल है वो हमने पढ़ा कि 12,99,600 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। अब इसका जो आकार है, सिंधु घाटी सभ्यता का जो आकार है, ये किस आकार का है, किस शेप में है ये सिंधु घाटी सभ्यता। आप कहेंगे सर ये किस शेप में होगा, आकार का मतलब होता है जी शेप। अब तो मैं हर वर्ड को हिंदी इंग्लिश में लिखता हुआ चलूंगा, ठीक है। आप कहेंगे त्रिभुजाकार, कैसा है, त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार। अब जिस बच्चे ने YouTube पर नोट्स बना लिए हैं उनको बनाने की जरूरत है नहीं, उसी से काम चल जाएगा, ठीक है। मैंने YouTube पर भी ये हिस्ट्री पढ़ा रखी है, ये हिस्ट्री पढ़ा रखी है।
है ना जी। चलिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सारी चीजों पर। ट्राई एंगुलर, क्या बोलेंगे इसको? ट्राई एंगुलर। ट्राई एंगुलर क्या हो जाएगा? ट्राई एंगुलर। बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का समाज कैसा था। सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज था, जो सोसाइटी थी, वो सोसाइटी कैसी थी? आप कहेंगे सर सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज है, जो सोसाइटी है, ये सोसाइटी कैसी थी? तो आप लोग क्या कहिएगा? जो सोसाइटी थी भैया वो कैसी थी बताइए। ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं। हम लोग यहाँ पर बात करेंगे सर, मात्र सत्तात्मक समाज था। मात्र सत्तात्मक यानी कि माताओं को ही ज्यादा शक्ति दी जाती थी। मात्र सत्तात्मक, मैट्री आर्कल। कैसे होगा? तो आप कहेंगे सर मैट्री आर्कल। ठीक है, मैट्री आर्कल। ये आप लोग लिखना कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। इसमें माता को परिवार का मुखिया माना जाता था। क्या माना जाता था? परिवार का मुखिया माना जाता था। ठीक है, तो समाज या सोसाइटी कैसा था सिंधु घाटी सभ्यता का? मात्र सत्तात्मक, मतलब परिवार का मुखिया। परिवार का मुखिया कौन होता था? परिवार का मुखिया माँ को माना जाता था। मुखिया किसको माना जाता था? हेड ऑफ फैमिली। तो आप कहेंगे सर हेड ऑफ फैमिली किसे माना जाता था? हेड ऑफ फैमिली। आप कहेंगे हेड ऑफ फैमिली की बात होगी, फैमिली, तो भैया वो माँ होती थी। क्या होती थी? माँ। यानी कि माता ही परिवार का मुखिया होती थी। क्या होती थी? माता, जिसे अंग्रेजी में मदर कहते हैं। क्या कहते हैं? मदर कहते हैं। ठीक है, कि परिवार का मुखिया माता होती थी। चलिए यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे सारी चीजों को। अब बात कर रहे हैं कि सर ये बताइए कि सिंधु घाटी सभ्यता में लिपि कैसी थी। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है, लिपि, लिपि मतलब स्क्रिप्ट थी। स्क्रिप्ट कैसी है? तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो लिपि है वो भाव चित्रात्मक है। क्या है भैया? वो भाव चित्रात्मक। भाव चित्रात्मक जिसको हम क्या बोलते हैं? पिक्टोग्राफ। क्या बोलते हैं बेटा? पिक्टोग्राफी बोलते हैं। ठीक है, पिक्टोग्राफी। पिक्टोग्राफी भाव चित्रात्मक है। ये भाव चित्रात्मक का मतलब है इसको जो लिखा जाता था ये राइट टू लेफ्ट लिखते थे। इसको कैसे लिखते थे? राइट टू लेफ्ट लिखा जाता था। लेफ्ट यानी कि बूस्ट्रोफेडन, इसको हम क्या कह सकते हैं? दाएं से बाईं ओर लिखा जाता था। इसको दाएं से बाईं ओर, बाएं ओर, बाएं ओर लिखते थे। जैसे उर्दू लिखते हैं ना, अभी हम लिख रहे हैं लेफ्ट से राइट, और पहले इसमें कैसे लिखते थे कि इसमें लिखते थे हम उल्टा। ठीक है, दाईं ओर लिखते थे और इस विधि को हम बोलते थे बूस्ट्रोफेडन। क्या बोलते थे इसको हम? आप कहेंगे सर बूस्ट्रो, आप कहेंगे सर इसको हम बूस्ट्रोफेडन कहते थे। क्या कहते थे? बूस्ट्रोफेडन। चलिए, बूस्ट्रोफेडन, बूस्ट्रोफेडन क्या कहा जाता था कि दाएं ओर से बाएं। दाएं ओर से बाएं का मतलब क्या है? अभी जो हम लिख रहे हैं ये लेफ्ट टू राइट लिख रहे हैं, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में राइट टू लेफ्ट लिखा जाता था। ठीक है जी, लेफ्ट लिखा जाता था। नहीं नहीं नहीं, मोहनजोदड़ो सबसे सबसे पुराना नहीं है ना, ना 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 ना। मोहनजोदड़ो सबसे पुराना नहीं है। सबसे पुराना खोजा गया स्थल माना गया भिड़ाना, जो कि राजस्थान में है। जैसे उर्दू लिखा जाता है ना उल्टा, वैसे ही लिखा जाता था ये, वैसे ही लिखा जाता था। ठीक है, चलिए नोट डाउन कर लीजिए, जल्दी जल्दी से नोट डाउन करिए। आगे हम बात करते हैं, यहाँ तक आपने लिखा होगा। अब बात करते हैं पूजा किसकी करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में जो पूजा की जाती थी, वर्शिप। पूजा मतलब वर्शिप। आप कहेंगे भैया जो वर्शिप की जाती थी, पूजा की जाती थी, वो किसकी वर्शिप होती थी भैया? किसकी पूजा करते थे? आप कहेंगे पूजा करते थे पशुपति की। किसकी? पशुपति। और पशुपति कौन होता है? पशुपति कौन होता है? तो आप कहेंगे भगवान शिव को कहा जाता है। और मातृ देवी की। किसकी? मातृ देवी। मातृ देवी यानी कि धरती माता।
इनकी पूजा करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। आगे बात करते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता दो भागों में विभाजित थी। दो भागों में विभाजित थी। एक तो होता था, या ऐसे कह सकते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता दो टीलों में विभाजित थी, लेकिन एकमात्र ऐसा स्थल है जो 3 टीलों में बांटा गया है, 3 माउंट्स में बांटा गया है, वो है धौलावीरा। धौलावीरा को 3 माउंट्स में बांट दिया, लेकिन और जो स्थल है उन्हें 2 माउंट्स में, 2 टीलों में बांटा गया है। ठीक है, मात्र देवी, या इसे हम क्या कह सकते हैं, उर्वरता की देवी। इसे हम क्या बोल सकते हैं, उर्वरता की देवी। चलिए आगे बात करेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। इंडस वैली सिविलाइजेशन का मैं विस्तार बता दूं। इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, यहां पर हम इसका थोड़ा सा बात करेंगे कि सर ये बताइए, मैं एक मैप बना रहा हूं। ये है भैया ईस्ट, ये है नॉर्थ, ये है साउथ, और ये है वेस्ट। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के पूर्व में जो खोजा गया था वो था आलमगीरपुर। क्या था, आलमगीरपुर। क्या खोजा गया, आलमगीरपुर कहाँ पर है, मेरठ में। कहाँ पर, मेरठ में। ठीक है, और पश्चिम में खोजा गया था सुतकांगेडोर। क्या खोजा गया था, सुतकांगेडोर, सुतकांगेडोर। ये पश्चिम में खोजा गया, ये कहाँ पड़ता है, बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान पाकिस्तान में। ठीक है, बलूचिस्तान में पड़ता है ये। ठीक है, मेरठ यूपी में पड़ता है, बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है। ये कौन सी नदी के किनारे पर, दासक नदी के किनारे पर। कौन सी, दासक नदी के किनारे पर खोजा गया था, और ये हिंडन नदी के किनारे पर। किस पर, हिंडन नदी के किनारे पर इसको खोजा गया। यहां पर आता है मांडा। क्या आ जाता है, मांडा। यहां पर क्या खोजा गया, मांडा। और मांडा कहाँ पड़ता है, जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में। और इसका कुछ भाग लद्दाख में, कुछ भाग कहाँ पर है, लद्दाख में। ये कौन सी नदी के किनारे पर, चेनाब नदी के किनारे पर। किस पर, चेनाब नदी के किनारे पर। बात आती है दक्षिण में दैमाबाद, दक्षिण में खोजा गया दैमाबाद, दैमाबाद। दैमाबाद कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र में। कहाँ पर, महाराष्ट्र में। ठीक है, ये कौन सी नदी पर, पिब्रा नदी पर। पिब्रा किसकी सहायक नदी है, पिब्रा किसकी सहायक नदी है, गोदावरी की सहायक नदी है। पिब्रा नदी किसकी है, गोदावरी की सहायक नदी है। अब बात करते हैं विवाद की। आप जो मेरा विवाद करोगे कि नॉर्थ से लेकर साउथ तक जो इसका डिस्टेंस है, नॉर्थ से लेकर साउथ तक जो इसका डिस्टेंस है वो है 1600 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर। और जो पूर्व से लेकर पश्चिम तक इसका डिस्टेंस है यह है 1100 किलोमीटर, जबकि कहीं कहीं ये 1200 किलोमीटर है, कहीं कहीं 1200 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए ऐसे आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर आप लोग लिखें कि पूर्व से पश्चिम का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 1100 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण का जो डिस्टेंस है वो है 1600 किलोमीटर। क्या है जी, 1600 किलोमीटर। हाँ जी, एक बच्चा कह रहा है कि भाई ये रिकॉर्ड क्लास है क्या। नहीं, मेरी आत्मा यहाँ पर लाइव है, मेरा शरीर घर पर सो रहा है। ठीक है, यहाँ मेरा भूत खड़ा हुआ है। चलिए बहुत बढ़िया जी, आगे बात करेंगे। सुतकांगेडोर, हिंडन नदी, हिंडन नदी कहाँ, पाकिस्तान में पहुंच गई। हिंडन नदी तो ये है आलमगीरपुर में, ये है आलमगीरपुर में। ठीक है, यहाँ तक आप लोग लिख लीजिए, लिख लिया होगा आप लोगों ने यहाँ तक। चलिए कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत तो नहीं होगी, इतना आप लोग एक बार नोट डाउन कर लीजिए, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। हाँ जी, दयाराम साहनी का जिक्र नहीं हुआ, आपकी मर्जी से मैं कर देता हूँ दयाराम साहनी का जिक्र। अभी तो हड़प्पा ही नहीं आया, अभी तो मैंने जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स थी उनके बारे में ही जिक्र नहीं किया है, अभी तो मैंने जिक्र ही नहीं किया, मैं उनके बारे में जिक्र करूंगा। इतना आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की कुछ प्रमुख स्थल,
उनकी खोज के बारे में हम बात करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल, इसके बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल। ठीक है, हम कुछ इंपोर्टेंट साइट पढ़ेंगे, कुछ महत्वपूर्ण साइट पढ़ेंगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट हम लोग पढ़ने वाले हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट, साइट्स, आई होप आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पर क्या है, सबसे पहले हम बात करेंगे हड़प्पा की। इसकी हम बात करेंगे हड़प्पा, हड़प्पा के बारे में बात करेंगे। हड़प्पा, ठीक है जी, किसके बारे में बात करेंगे, हड़प्पा के बारे में हम बात करने वाले हैं। चलिए, हड़प्पा की खोज किसने की थी, तो आप क्या कहोगे जी, हड़प्पा की खोज किसने की थी, तो आप बताएंगे सर हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की थी, रावी नदी के तट पर। कहाँ पड़ता है ये, तो आप कहेंगे सर पाकिस्तान में पड़ता है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। कहाँ पर, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। ठीक है, अब मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, एक बच्चा पॉलिटी में ही है अभी, वो पॉलिटी में ही घूम रहा है। चलिए, यहाँ पर हम बात करेंगे, यहाँ पर हम बात करेंगे कि भैया 1921 में, 1921 में इसकी क्या की जाती है, खोज की जाती है। कि भैया इसकी खोज कब हो गई, आप कहेंगे सर इसकी खोज 1921 में हो जाती है। और कौन करते हैं, खोजकर्ता कौन थे, तो आप कहेंगे भैया दयाराम साहनी। किसके द्वारा खोज हुई है, दयाराम साहनी, दयाराम साहनी के द्वारा खोज हुई है। इंग्लिश में लिखूं नाम भी क्या, चलिए, दयाराम साहनी। कौन सी नदी के किनारे पर खोजा गया, कौन सी रिवर, कौन सी रिवर है, तो आप कहेंगे रावी नदी के किनारे पर। किसके किनारे पर, रावी नदी के किनारे पर, किनारे पर, रावी नदी के किनारे पर, द बैंक ऑफ रावी रिवर। ठीक है, रावी रिवर। अब बात यहाँ पर आती है, यहाँ पर आती है कि इन्होंने किसके नेतृत्व में, सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में, तो आप कहेंगे सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में खोज कर दी। अब हड़प्पा जो है, हड़प्पा के बारे में बात आएगी कि भैया हड़प्पा, यहाँ पर हम बात करेंगे हड़प्पा में क्या क्या मिले हैं, तो हड़प्पा में एक कब्र मिली है, हड़प्पा में एक कब्रिस्तान मिला है। क्या मिला है, कब्रिस्तान मिला है। इस कब्रिस्तान का नाम क्या है, हड़प्पा में जो कब्रिस्तान खोजा गया है वो कौन सा कब्रिस्तान खोजा गया है, तो आप कहेंगे R37। R37 जो कब्रिस्तान मिला है वो हड़प्पा में मिला है। ठीक है, और यहाँ पर सुरक्षा के किले या सुरक्षा दुर्ग मिले हैं। क्या मिले हैं, सुरक्षा दुर्ग। आप कहेंगे सुरक्षा दुर्ग यहाँ पर मिले हैं। सुरक्षा दुर्ग जिसको सिक्योरिटी फोर्स फोर्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी फोर्ट, फोर्ट, सिक्योरिटी फोर्ट। क्या नाम है उसका, माउंट एबी। आप कहेंगे सर माउंट एबी नाम रखा गया है, कि माउंट एबी जो सुरक्षा किला था वो कहाँ से खोजा गया है, वो हड़प्पा से खोजा गया है। कहाँ से, हड़प्पा से खोजा गया है। ठीक है, और इसकी खोज किसने की थी, खोज किसने की थी, डिस्कवर किसने किया था, तो व्हीलर ने। किसने, व्हीलर द्वारा इसको खोजा गया, व्हीलर द्वारा इसको खोजा गया। आर्कियोलॉजिस्ट था व्हीलर जिसने खोज की थी। ठीक है, कल हड़प्पा के स्थान पर मोहनजोदड़ो से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मोहनजोदड़ो से स्टार्ट करेंगे।
चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार। ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली। अच्छा, एक बच्चा कह रहा है ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है ना। एक बच्चा कह रहा है कि सर ये जो है उल्टा लिख दिया। हाँ, बिल्कुल उल्टा लिख दिया जी, बिल्कुल। ये कितना हो जाएगा, 1600 किलोमीटर हो जाएगा, है ना। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1100 किलोमीटर, है ना। थोड़ा सा उल्टा हो गया कि पूर्व से पश्चिम कितना है, 1600 किलोमीटर, लेकिन कहीं कहीं ये 1500 किलोमीटर लिखा है जो कि गलत है। और उत्तर से दक्षिण कितना लिखा है, कहीं कहीं 1200 किलोमीटर लिखा है जो कि गलत है। तो ये हमारा सही है। ये हमारा उत्तर से दक्षिण 1100 किलोमीटर है, और भैया पूर्व से पश्चिम हमारा 1600 किलोमीटर है। ठीक है जी, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए, बहुत बढ़िया। ये सारी चीजें, इसको करेक्शन कर लेना, 1600 और 1100, ठीक है। चलिए, इसको करेक्शन कर लेना। आगे फिर हम लोग मिलेंगे, आगे हम लोग मिलेंगे मोहनजोदड़ो से, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।